तो बेटा आज के इस सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो आपका चैप्टर है उसके मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है आपके वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है द टू थाई बोन्स, बोन्स हो गए जिसको फीमर बोलते हैं हम लोग। फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी होता है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, बायोलॉजी में पढ़ा था हम लोगों ने। ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोर्ट्स द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg। ठीक, एस्टिमेट एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फीमर्स। तो आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेशर की वैल्यू निकालना है और प्रेशर बराबर बोलो फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आपको यहां पर प्रेशर ही निकालना है, वो भी अगर लिखा है फीमर्स, इसका मतलब दोनों पैर की बात हो रही है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू क्या है, इसका अपना वेट, और वेट होएगा 40 इंटू जी, और जी की वैल्यू 10 गिवन है तो हमने एज इट इज 10 ले लिया। तो ये हो गया फोर्स, और एरिया हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि दो पैर है, और सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 10 की पावर 4 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। राइट, अब इसको बेटा आप सिंप्लीफाई कर लो। 10 से 10 कैंसिल, ये 2 इसको कैंसिल करेगा 20 आएगा, एंड दैट विल बिकम 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को आप पास्कल भी कह सकते हो। क्लियर? तो ये सबसे सिंपल एकदम फार्मूला बेस आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और छोटा मोटा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बाकी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको सॉल्व भी करके दे दिया है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर exerts a force F1 on a small piston having radius of this। तो एक पिस्टन है, इस पिस्टन का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर जो फोर्स हम लोगों ने लगाया वो F1। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू सेकेंड पिस्टन ऑफ रेडियस। एक पिस्टन इधर भी है, इसका जो रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर। इफ मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज 1350 kg, what is F1? F1 की वैल्यू क्या है? What is the pressure necessary to accomplish this task? देखो, ये अगर आप लोग को ध्यान आ रहा हो तो मैंने आपको पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ाए थे। पास्कल लॉ का मतलब ये होता है किसी भी लिक्विड में एक तरफ जो प्रेशर आप लगाते हो, सेम प्रेशर इज ट्रांसफर्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द लिक्विड। राइट, और पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन में हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये दो आपको बताए गए थे। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जितना प्रेशर आप इधर पिस्टन पे लगाओगे, सेम प्रेशर जो है वो इधर की तरफ ट्रांसफर होगा। तो P1 बराबर P2, और P1 अगर P2 के बराबर है तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। सही है? तो भाई ये फोर्स F1 की वैल्यू बेटा हमें निकालनी है। इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। बोलो भाई, रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर फोर्स कितना है भाई? 1350 kg की कार है जो हमें उठानी है, तो फोर्स हो जाएगा उसका वेट, और वेट होता है बोलो mg। किसी को डाउट हो पूछ लो भाई। mg ये वेट हो गया, और डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया के लिए यहां पे दे रहे हैं 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया पाई इंटू 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। देखो, सेंटीमीटर को मीटर में भी बदल सकते हैं, लेकिन इधर भी सेंटीमीटर है इधर भी सेंटीमीटर है, कट ही जाएगा, इसलिए हमने उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इस 15 को काटेगा, अंदर आएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, यानी कि F1 की वैल्यू आ गई हमारी। F1 की वैल्यू बेटा 1350 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 9। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बोलो न्यूटन में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? इसके बाद आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क। कह रहे हैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है। मतलब चाहे F1 बाई A1 निकाल दो या F2 बाई A2 निकाल दो, कोई भी एक निकाल दो। कुछ बात समझ में आई? भाई प्रेशर की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है, इस काम को पूरा करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमको पता है क्योंकि मास पता है, एरिया भी हमको पता है, तो चाहे इधर से निकाल दो चाहे इधर से निकाल दो, दोनों की वैल्यूज सेम कर पाएंगे।
तो देखो इसको यहां पे हमने पूरा सॉल्व किया, क्या कि भाई F2 की वैल्यू हमें पता थी, फोर्स दैट वाज वेट ऑफ द कार, ठीक। F1 बाई A1 F2 बाई A2 के बराबर होगा, और ये देखो पाई आर स्क्वायर भी सबको दिख रहा होगा। यहां से करके जो F1 की वैल्यू आप निकालोगे वो आएगी 1500 न्यूटन के बराबर, यानी कि पीछे जो ये लिखा था हम लोगों ने सॉल्व करके, ये वैल्यू कितनी आएगी 1500 न्यूटन्स। बात समझ में आ रही है? और वो लगभग 1500 दिख भी रहा है भाई, देखो ये 9 है, ये 9 है, लगभग कटेगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसका मल्टीप्लाई 1 पॉइंट समथिंग में करोगे तो 1350 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, 1500 हो गई। बात समझ में आई? और हमसे पूछा गया प्रेशर बता दो भाई, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो हमने आपसे कहा था चाहे F1 बाई A1 निकाल लो, चाहे F2 बाई A2 निकाल लो, दोनों आपस में बराबर हैं। F1 की वैल्यू हमें पता ही थी, A1 हमको पता ही है, या F2 भी हमको पता है, A2 भी हमको पता है, जो मन हो उसको आप डिवाइड कर लो, आंसर सेम आएगा, दैट इज 1.9 इंटू 10 की पावर 5, पास कर लोगे। देखो फिजिक्स में कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। बात समझ में आई? अब ये जोड़ घटाना गुणा भाग, तो ये तो उम्मीद करते हैं कि आप 11 12 वाले बच्चे हो तो आपको ये तो आता होगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप कर ही लोगे, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि इस न्यूमेरिकल को पढ़कर क्या मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है, क्लियर। बाकी ये तो आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो अगला, धीमे धीमे लेवल बढ़ रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन में देखिए, 2 syringes ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस विदाउट नीडल filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water। यानी कि 2 सिरिंज हैं, 2 सिरिंज हैं, और इन 2 सिरिंजेस को हम लोगों ने किसी जुगाड़ से, मान लो किसी भी तरीके से हमने कनेक्ट किया हुआ है। filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water। तो ये रबर ट्यूब है जिसके थ्रू हमने दोनों सिरिंज को कनेक्ट कर दिया। सिरिंज समझते हैं, वो इंजेक्शन वाला। डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन इज 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मान लो ये पतला वाला सिरिंज है और ये मोटा वाला सिरिंज है, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन। तो एक ये हो गया भाई, इस पर आपने फोर्स लगाया होगा, ठीक। एक ये है, कह रहे हैं इस पर फोर्स कितना लगा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इधर हमने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स हमने स्मॉलर वाले पे लगाया, ठीक। कह रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन, इस पर कितना फोर्स आएगा, क्या आप निकाल सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 2 सिरिंज को कनेक्ट किया गया है, तो क्या ये बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला है जो इसके पहले आपने सॉल्व किया? भाई जितना प्रेशर मैं इधर से लगाऊंगा, सेम प्रेशर विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस पार्ट। बोलो यार, यूजिंग विच लॉ? पास्कल्स लॉ। तो P1 बराबर P2, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। बोलो F1 पता है, A1 पता है, कितना? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 1 स्क्वायर, ठीक। F2 निकालना है और A2 पता है, पाई 3 स्क्वायर। बोलो यार, सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए जैसे ही आप इसको लगाओगे, देख लो पाई पाई कटेगा, इसको हम सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी 90 न्यूटन के बराबर, ठीक। तो इसका मतलब अपने को फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना सिंपल था। फोर्स की वैल्यू कितनी आई 90 न्यूटन। बोलो कर लोगे या नहीं? किसी को इसमें डाउट हो भैया हम करके दिखा दें, एक आध क्वेश्चन पूरा कैलकुलेट करके दिखा दें, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक। सेकंड पार्ट देखो, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड थ्रू 6 सेंटीमीटर, कह रहे हैं इसको अगर 6 सेंटीमीटर दबाया गया, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट। अगर इसको दबाओगे बेटा तो लिक्विड इधर से इधर जाएगा तो ये ऊपर उठेगा। तो आपसे कह रहे हैं अगर इसको 6 सेंटीमीटर दबाया तो ये कितना उठेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो कैसे बताइए, देखो यहां पर बेटा एक पॉइंट समझो, अगर दोनों का रेडियस सेम होता तो जितना हम इधर दबाते उतना ही इधर उठता। बोलो सही है। अब क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है तो ऑब्वियस है ये कम उठेगा। अगर आप इसको दबाओगे कितना 6 सेंटीमीटर, तो यार ये 6 तो नहीं उठ सकता, कम ही उठेगा। ये हमें बताना कितना उठेगा। आज समझ में आई? अब लॉजिक बताओ क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। जितना लिक्विड मैं इधर से कंप्रेस करूंगा
क्या सेम लिक्विड इधर उठेगा? है तो लिक्विड, ठीक, जितना इधर से हम दबाएंगे उतना ही इधर उड़ जाएगा, वॉल्यूम विल बी सेम। सो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कंप्रेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइज्ड। सही है, तो आप बस सिंपल कर दो, पाई आर स्क्वायर एच कर दो। तो पाई, इसका आर हमें पता ही है 1, तो पाई 1 स्क्वायर एच कितना था भाई? 6 सेंटीमीटर। दैट विल बी इक्वल टू पाई, इसका आर है 3, तो पाई 3 स्क्वायर इंटू एच। तो बेटा ये कट जाएगा और एच की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 2/3। बोलो यार क्या क्या ये? अरे क्या फर्क पड़ना है भाई, पाई आर स्क्वायर एच इधर भी है, आर इधर भी है, हम कह रहे रेडियस को डायमीटर बाई 2 हम लिख भी देंगे तो नीचे वाला 4 और इधर वाला 4 तो कट ही जाना है। नहीं समझ में आई बात? यहां पर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे रेडियस दिया हो और चाहे, देखो जब दो चीजों को हम इक्वल करते हैं तो हम वहां पर यूनिट और ये छोटी मोटी चीज इग्नोर कर सकते हैं। बाकी हाँ, अगर आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो तो यू शुड कीप दिस इन माइंड, है ना? तो आप लोगों ने ध्यान दिया, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हमारे आंसर पर इससे कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा और ये वैल्यू आपकी 6/9 आ जाएगी। 6/9 का मतलब 2/3, 3 से कैंसिल कर देंगे। क्लियर? तो आई थिंक ये हमारा आंसर आना चाहिए, 2/3 ऐसे ही आएगा, 0.67, राइट? समझ में आ गई बात? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है और है वही पास्कल्स लॉ। क्लियर? तो फ्लूइड वाले चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? पास्कल्स लॉ। क्या ये चीज समझ में आ रही है? ये बेटा पाई आर स्क्वायर एच है, ये भी पाई आर स्क्वायर एच है। अब ये एच लिखो, लेंथ लिखो, एल लिखो, एक ही बात है। ठीक है, हम लोगों ने एच कर लिया था, इनमें एल लिखा हुआ है, एक ही बात है। अगला देखो, व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक। अगर एक लेक है, एक लेक को क्या बोलते हैं? तालाब है, ठीक है, और ये मामा तालाब है मान लो, और इससे 10 मीटर की गहराई में यहां पर अगर कोई स्विमर है तो उस स्विमर पर प्रेशर कितना होगा? तो जो प्रेशर होता है बेटा, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। प्रेशर जो होता है, क्या वो P0 प्लस H रो जी के बराबर होता है? भाई यहां पर अगर प्रेशर कोई पूछे तो क्या वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे, बोलो हाइट की वजह से भी प्रेशर बढ़ेगा, है ना? कितना बढ़ेगा? H रो जी। H कितना है भाई? 10 मीटर। डेंसिटी किसकी? वाटर की। कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। बोलो यार। P0 कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। 1 atm मतलब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। सही है। हाइट है बेटा 10 मीटर की, डेंसिटी वाटर की होती है 10⁵, जी की वैल्यू रफली में ले लूं अगर 10, तो बेटा इसको भी, अब 1.01 है तो इसको भी 1 ही ले लो, 1 इंटू 10⁵, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। 10⁵ ये भी है, 10⁵ ये भी है, तो जरा चेक करो क्या ये 2 इंटू 10⁵ पास्कल आ जाएगा? यानी कि वहां पर प्रेशर कितना हो गया? 2 atm, डबल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सोचो, कोई डाउट? अगर मैं एग्जैक्ट सॉल्व करूं तो भाई ठीक है, फिर हम एग्जैक्ट करेंगे। 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 10 इंटू 10⁵ इंटू 9.8 रखेंगे फिर हम, और उसको सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू लगभग ऐसी आएगी, बस थोड़ा यहां पे 1.8 या 1.9 समथिंग कुछ आ जाएगा। आंसर आएगा यही 2 atm के आसपास। क्लियर है? ठीक। अब जरा आप चेक करो, यहां पर इसी चीज को सॉल्व कर दिया गया कि भाई 9.8 हम ले लें। ठीक, ये देखो एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो ये आएगा, एंड दिस वैल्यू इज नियरली 2 atm। क्लियर? तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वहां पर हो जाएगा प्रेशर। नेक्स्ट देखो, डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि जो एयर है समुद्र के ऊपर, सी लेवल पर जो एयर है, उसकी डेंसिटी हमें पता है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो कभी भी आपसे एयर की डेंसिटी अगर आपको कभी यूज करना हो तो आप 1.29 ले सकते हैं। ठीक। अज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद ऑल्टीट्यूड। कहने की ये मान लो कि हाइट के साथ ये डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड?
टेक जी एज दिस। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि भाई एटमॉस्फेयर की हाइट क्या है। तो बेटा अगर हमें डेंसिटी पता है और हमें हाइट निकालनी है तो हाइट तो सीधे सीधे एच रो जी से आएगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हमें पता होता है, कितना है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। बोलो हाइट निकालनी है, डेंसिटी गिवन है और जी की वैल्यू हमें पता ही है 9.81। तो क्या हम लोग यहां से एच निकाल लेंगे। ये एच सॉल्व करोगे लगभग 8 किलोमीटर के आसपास कुछ आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे लगभग 8 किलोमीटर। ये हमें क्यों रटा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो हाइट होती है अर्थ सरफेस के ऊपर वो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होती है। ये आपको भी पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज की बात है कि आपके अर्थ सरफेस से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर। तो यहां पे आप जरा चेक कर सकते हैं। सो बस एच रो जी हमने लगाया, प्रेशर हमें पता ही था, डेंसिटी हमें पता ही है, जी हमें पता ही है, डिवाइड कर लिया 7981। तो हमने आपसे कहा था लगभग 8 किलोमीटर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल जो लिखा है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं बताऊं तो दैट इज 7.98 किलोमीटर्स। उसी को रफली क्या लिख दिया गया है, 8 किलोमीटर्स। तो क्या ये क्लियर है। इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा कर लेंगे। और मैं बता रहा हूं जितने मैं करा रहा हूं ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से आपको मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे आपके अपने एग्जाम्स में। ठीक, यहां पे देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द मैनुअल ऑफ अ कार इंस्ट्रक्ट्स द ओनर टू इन्फ्लेट द टायर्स टू अ प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल। यानी कि जब कार आप खरीदते हो तो कार के साथ एक उसका मैनुअल भी मिलता है, एक मोटी सी, भाई हर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलता है, एक होता है ना इतना बड़ा डायरी दे दिया कि इसमें भाई क्या क्या है पूरी कहानी पढ़ लो इसमें। तो एक मैनुअल हमें मिला कार का और उसमें बोला गया कि भाई 200 किलो पास्कल का प्रेशर टायर्स में होना चाहिए। व्हाट इज द रिकमेंडेड गेज प्रेशर। गेज प्रेशर की वैल्यू क्या है पहले ये बताओ। व्हाट इज रिकमेंडेड एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है वो बताओ। इफ आफ्टर रिक्वायर्ड इन्फ्लेशन टू द टायर्स, मतलब रिक्वायर्ड जितनी हवा भरानी थी टायर में हमने उतनी हवा भरा ली। The car is driven to a mountain peak where atmospheric pressure is 10% below the sea level। कह रहे हैं कि उसको लेके फिर हम किसी पहाड़ी पे चले गए जहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 10% कम है। बात समझ में आ रही है, 10% वहां पर प्रेशर कम है। ये बात पता है कि नहीं आपको, पहाड़ पे जाने पर प्रेशर कम होता है। What will be the tire gauge read। कह रहे हैं अब वो टायर में गेज प्रेशर कितना होगा। देखो गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने बताया था या इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, क्या, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रोजी होता है। बोलो इसमें इसी एच रोजी को हम लोग बोलते हैं बेटा गेज प्रेशर। दिस एच रोजी इज कॉल्ड गेज प्रेशर एंड दिस P इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। इसका मतलब गेज प्रेशर में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। या फिर गेज प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ही बात है। क्लियर है। अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से। कह रहे हैं कि मैनुअल में लिखा हुआ है कि टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए, 200 किलो पास्कल। आपसे कह रहे हैं कि भाई रिकमेंडेड गेज प्रेशर बता दो। तो देखो जो मैनुअल में प्रेशर दिया होता है स्टैंडर्ड है ना, वो गेज प्रेशर ही होता है। तो गेज प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई, 200 किलो पास्कल। बात समझ में आया। जो मैनुअल में प्रेशर गिवन होता है वो कौन सा होता है, गेज प्रेशर। मतलब वो सिर्फ टायर के अंदर के प्रेशर की बात कर रहे हैं कि भैया इतना प्रेशर टायर के अंदर होना चाहिए। अब टायर के बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसमें जुड़ेगा, इसकी बात वो नहीं करते आपसे। जैसे आपने नॉर्मली सुना होगा कि अगर आप कार में बैठे हो और आपके फादर गए किसी पेट्रोल पंप या डीजल पंप में, उन्होंने पेट्रोल डीजल भराया और फिर वो बोलते हैं भैया 35 कर दो, बोले 35 तक भर दो, 40 कर दो। या साइकिल में या अपने बाइक में भी आपने कराया ही होगा, बाइक भी आप लेके जाते हो तो भैया कितना हवा कर दें, 35 कर दो। अब वो 35 क्या है, वो 35 होता है PSI। कभी ध्यान देना,
अब जब जाना हवा भराने बाइक में या कार में, साइकिल में तो यार नॉर्मली ऐसे लगा के भर देता है ना, अब आपके ऐसे अर्जी फर्जी कर देता है, क्योंकि साइकिल में थोड़ी मोड़ी हवा भरनी है और साइकिल का टायर भी सस्ता आता है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, फट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा कोई एक्सीडेंट साइकिल से नहीं होने वाला, राइट। लेकिन कार और बाइक में कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए वहां पर ये सब थोड़ा सा ज्यादा मेजरेबल होता है। क्लियर। तो कार में जैसे हम लोग जो भरवाते हैं वो 35 psi मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच, psi पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब पाउंड में क्यों हो गया, क्योंकि ज्यादातर ये सब जो मशीन्स हैं ये सब बाहर से आती हैं और वहां पर पाउंड और इंच इन सब में मेजर किया जाता है FPS सिस्टम में, राइट। तो वो अपने हिसाब से वो लोग डिजाइन करते हैं, तो भाई यहां पर भी चल जाता है, तो लोग अपना वैल्यू रट लेते हैं। PSI उनको नहीं पता, भैया 35 कर दे रहे और सबको पता 35 कर दो, बस बात खत्म, काम चल रहा है सबका। बात समझ में आया। तो कार के मैनुअल में जो हम लोग वो 35 की बात करते हैं वो टायर के अंदर का प्रेशर है, सिर्फ जो भरा जा रहा है उसमें उसका प्रेशर है, और उसी प्रेशर का नाम क्या होता है, गेज प्रेशर। मतलब अगर मैं लिक्विड के लेवल के रेफरेंस में मैं अगर आपसे बात करूं तो जरा चेक करो, ये टॉप लेवल है, मान लो समुद्र है या लेक है, ये उसका टॉप लेवल है। तो टॉप लेवल पर जो प्रेशर होता है बेटा ये ऊपर के एटमॉस्फेयर का होता है, और आप सबको पता है टॉप लेवल के भी ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है हमारा। तो उस एटमॉस्फेयर का भी तो अपना प्रेशर है, वो भी तो दबा रहा है इसको नीचे की तरफ, बोलो यार। तो उसका अपना प्रेशर हो गया, बोलो 1 ATM, सही है। अब इसके नीचे आपने कोई स्विमर, पिछले क्वेश्चन में आपने माना था, तो भाई गहराई में होने की वजह से अब स्विमर के ऊपर बोलो इतना वाटर भी है, तो वो वाटर भी तो अपना प्रेशर मारेगा नीचे की तरफ, बोलो भाई। तो एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर प्लस वाटर वाला प्रेशर, उसी को आप बोलते हो P0 प्लस। बात समझ में आई। ये टोटल प्रेशर है, यही एब्सोल्यूट प्रेशर है। फिलहाल हमसे पूछा गया गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर हो गया टायर के अंदर का प्रेशर, और वो वही होता है जो मैनुअल में लिखा होता है। क्लियर। तो भैया ये हो गया हमारा गेज प्रेशर। अब कह रहे हैं कि आप रिकमेंडेड एब्सोल्यूट प्रेशर बता दो फिर। तो बेटा एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या है भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, लिखा आपके सामने, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेटा वो 101 किलो पास्कल होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी आपने वैल्यू बताई थी मुझे 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब सोचो अगर किलो पास्कल में लाना है तो 10 की पावर 3 में लाना है, 10 की पावर 3 को अलग करोगे तो 100 अलग होगा। अब 1.01 इंटू 100 101, बोलो यार। तो 101 किलो पास्कल होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसमें गेज प्रेशर हम और जोड़ देंगे। तो भाई साहब गेज प्रेशर और जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 301 किलो पास्कल। अब आया थर्ड पार्ट, कह रहे हैं कि आफ्टर रिक्वायर्ड इन्फ्लेशन ऑफ द टायर्स कार इज ड्रिवन टू अ माउंटेन पीक वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10% बिलो दैट एट द सी लेवल। सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, क्या वो 101 किलो पास्कल है, मोटा मोटा बोले तो 100 किलो पास्कल, बोलो यार। 10 की पावर 5 पास्कल मतलब 100 किलो पास्कल। तो अगर 100 किलो पास्कल में मान लूं, और जहां पहाड़ी पे हम गए हैं वहां पे बोल रहे हैं कि भैया प्रेशर जो है वो 10% कम है, तो अगर 100 किलो पास्कल यहां था तो वहां कितना होगा, 90 किलो पास्कल, बोलो यार। 10% कम है, और 100 किलो पास्कल का 10% बोलो 10 किलो पास्कल होगा। तो अगर यहां पर 100 है तो वहां पहाड़ी पर 90 किलो पास्कल है, बोलो बात सही है। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर है बेटा 301 किलो पास्कल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 90 किलो पास्कल, तो वहां पर क्या आप मुझे गेज प्रेशर बता सकते हैं पहाड़ी पे? गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक, एब्सोल्यूट माइनस, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना था और एटमॉस्फेयर का अब कितना है, पक्की बात है। तो 301 में जरा 90 घटाओ, 211 किलो पास्कल। क्या ये बात समझ में आई, पक्की बात है, ठीक। देखो 101 किलो पास्कल का भी 10% कर सकते थे हम लोग, लेकिन यार फर्जी कैलकुलेशन आपका बढ़ता,
करना चाहो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा लगभग लगभग यही भाई, तुम्हारा ज्यादा ज्यादा 210 मतलब 210 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। बात समझ में आई? आंसर आपका लगभग लगभग यही आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स की बात आ जाती है, राइट। तो जरा चेक कर लो कैसे लिखना होता है, इसलिए मैंने सोल्यूशन भी आपको दे दिया, हर एक क्वेश्चन के बाद अगली स्लाइड में सोल्यूशन भी दे दिया है, राइट, कि लिखना कैसे है। तो भैया लिखना यह है कि गेज प्रेशर जो है वो 200 किलो पास्कल है, तो जो मैनुअल में होता है वही हमारा गेज प्रेशर होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर अगर निकालना है तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, दोनों को जोड़ोगे बेटा कितना आएगा, 301 किलो पास्कल। फिर जब माउंटेन पीक में जाओगे तो क्योंकि वहां पर प्रेशर 10% कम है, नॉर्मली प्रेशर होता है 100 किलो पास्कल, तो वहां पे कितना हो गया, 90 किलो पास्कल। इसका मतलब गेज प्रेशर बराबर टोटल माइनस एटमॉस्फेरिक, तो टोटल था 301, एब्सोल्यूट प्रेशर 90 घटा दिया 211 आ गया, वही 211 आप लोग निकाले थे। सही है, इस तरीके से लिखना होता है, बाकी लॉजिक और कॉन्सेप्ट तो बस यही इतना है, राइट। अगला देखो, एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। बताओ भाई, 1000 मीटर की गहराई में किसी समुद्र में एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है भैया, सीधी बात, यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है, एच हमें पता है कितना, 1000 मीटर। डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज दिस, डेंसिटी पता है, जी भी पता है, रख लेंगे। तो क्या पहला पार्ट आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द गेज प्रेशर। तो भैया गेज प्रेशर का मतलब P माइनस पी नॉट, यानी टोटल प्रेशर जो हमने निकाला है उसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो भाई जो भी आंसर आए उसमें 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल घटा देना, राइट। गेज प्रेशर आ गया। मेन तो है थर्ड पार्ट, ये दो तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, इसके इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हो। थर्ड देखो भाई, कह रहे हैं कि फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20/20 ऑफ सबमरीन एट दिस डेप्थ इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन्ड एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपसे कह रहे हैं कि एक सबमरीन है, सबमरीन समझते हो, एक पनडुब्बी है जो अंदर पानी के अंदर जो तैरती रहती है ना, पूरा एकदम ये लेवल होता है वाटर का और एकदम जस्ट नीचे इसमें तैर रही होती है, ठीक, सिक्योरिटी पर्पस में यूज किया जाता है उसका, ठीक। अब पनडुब्बी में एक खिड़की लगी है और उस खिड़की का अपना एरिया जो है वो 20/20 है, 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर की खिड़की है, 20 सेंटीमीटर ये, 20 सेंटीमीटर ये, स्क्वायर खिड़की है एक, ठीक। कह रहे हैं कि खिड़की पर कितना फोर्स लग रहा होगा, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो, और कंडीशन ये है कि इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन्ड एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पर, यहां पर सी लेवल पर बोलो प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कह रहे हैं कि पनडुब्बी के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, राइट। अंदर का जो प्रेशर है वो सी लेवल का प्रेशर, और सी लेवल का प्रेशर बोलो एटमॉस्फेरिक होता है, तो अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और भाई साहब पनडुब्बी है तो ऑब्वियस है ये कुछ अंदर भी होगी, और दिया ही है एट अ डेप्थ ऑफ, कुछ ना कुछ हाइट डेप्थ पर होगा, मतलब अंदर होगा वो, राइट। अब यहां पर अगर बाहर के इस पॉइंट का आप प्रेशर देखो तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा क्या वो P नॉट प्लस एच रो जी रहा होगा, बोलो यार। तो बेटा अंदर से प्रेशर है P नॉट और बाहर से प्रेशर है P नॉट प्लस एच रो जी। ज्यादा प्रेशर किधर से है, बाहर से। बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा तो बाहर से अंदर की तरफ बोलो फोर्स लग रहा होगा। और अगर मैं आपसे कहूं उस फोर्स की वैल्यू बता दो तो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। बोलो यार कितना फोर्स लग रहा है बाहर से, ध्यान से बताओ देख के हमें, कितना फोर्स लग रहा है, कितना सॉरी प्रेशर लग रहा है बाहर से। भैया P नॉट से P नॉट तो बराबर कर लिया हमने, नहीं समझ में आई बात। इधर से P नॉट प्लस एच रो जी, इधर से P नॉट, वो तो हमने बराबर कर लिया, सिर्फ क्या बचा एक्स्ट्रा, एच रो जी। एच रो जी वॉज दैट एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज मल्टीप्लाइड बाई द एरिया। और बोलो एरिया हमें पता 20/20, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोलो एच रो जी हमें पता ही है
कर लेंगे, हो गया सॉल्व। देखो जरा, P बराबर P नॉट प्लस एच रो जी। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता ही है, हाइट हमें पता थी 1000 मीटर, डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक, और जी हमें पता है। बोलो यार, इसको सॉल्व कर लोगे वैल्यू कितनी आएगी? 104 एटीएम। ठीक, एटीएम मतलब हमने यहां पर देखो 1.01 इंटू 10⁵ से डिवाइड करके उसको एटीएम में बदला है। अदरवाइज इसको जब सॉल्व करोगे, ये जो लिखा है इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू कितनी आएगी भैया? पास्कल में आएगी ना। नॉर्मली सॉल्व करोगे पास्कल में वैल्यू आएगी। ठीक, आपका मन है इसमें बदलो, नहीं मन है मत बदलो, कोई दिक्कत नहीं कि जैसा लिखा हमें वही करना है। हमको तो बस सीधे पूछा गया प्रेशर बताओ, हमने प्रेशर पास्कल में निकाल दिया, बात खत्म हो गई। सही है। अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलना है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 एटीएम का मतलब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो अगर मैं उससे डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू लगभग लगभग कितनी आ जाएगी? 104 एटीएम। अब अगर आपसे पूछा जाए गेज प्रेशर बताओ, तो मैंने भी यही बताया था भैया, P माइनस P नॉट, यानी जो हमने निकाला 104 एटीएम उसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 एटीएम घटा देंगे। 104 में से घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 103 एटीएम। या फिर अगर मैं एटमॉस्फेयर में मैं नहीं करना चाहता हूं, छोड़ो, पास्कल में निकालना है, इसमें आप सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? 1.01 इंटू 10⁵। और जरा चेक करो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे 1.01 तो ये घट के 103 इंटू 10⁵ आ जाएगा। बोलो यार, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो ये लिखा भी है, लो, तो दोनों फॉर्म में आंसर दिया भैया, पास्कल में भी है और एटीएम में भी, जो जैसा आपको समझ में आए। फिर बात आई कि भैया कितना फोर्स लग रहा है, तो हमने आपको बताया कि भाई बाहर का प्रेशर ये है, अंदर का प्रेशर मतलब एक्स्ट्रा जो प्रेशर है वो कितना है? एच रो जी। सही है। बाहर का प्रेशर ये, अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर वाला कटा, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है? तो देखो लिखा नेट प्रेशर ऑन द विंडो इज एच रो जी, और फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। एरिया हमें पता ही था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। कुछ समझ में आई बात? तो ये हल्का फुल्का कैलकुलेशन है, कर लो। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले वाला, वो टायर वाला और ये वाला, बोथ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब टीचर का मन होता है, थोड़े दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं बेटा। एक तो एकदम सिंपल, जैसे आपसे बोला गया कि भैया टॉप लेवल से 10, मतलब सबसे सिंपल तो सबसे स्टार्टिंग वाला था वो फीमर बोन वाला, कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, अपना कर लो, अपना हो गया काम। या वो पिस्टन वाला F1/A1 बराबर F2, मतलब दोज वर एकदम सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। फिर ये आता है कि यार थोड़ा मोड़ा लेवल बढ़ाओ, ये तो बड़ा हल्का हो गया। तो जब लेवल बढ़ाने की बात आती है तब टीचर्स उस तरह के क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन तब टीचर पूछता है। बात समझ में आई? अब देखो यहां पर ये थोड़ा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हो गए। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर ऑफ द गैस above the liquid surface in the tank shown in this figure? Density of the oil is this, density of mercury is this, given 1 atmospheric pressure is this, right? यहां पर हमको डायग्राम में ये दिया है बेटा, यहां तक का भरा हुआ है कोई तेल, ऑयल भरा है, इसके ऊपर क्या है? कोई गैस है, और ये पाइप है, तो ऑब्वियस है इस पाइप में क्या जा रहा होगा? ठीक है, ऑयल रहा होगा, और ये जो है मरकरी भरा गया है, ब्लैक कलर से जो दिखा रहे हैं आपको, और इसके ऊपर क्या रहा होगा? एयर, राइट। ये सिस्टम है। हमसे कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर बता दो गैस का। इस गैस का आप मुझे एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर दोनों निकाल दो, राइट। अब एक चीज मुझे बताओ, लिक्विड के सेम लेवल पर क्या प्रेशर की वैल्यू सेम होती है? ये कौन सा लॉ है? पास्कल्स लॉ। एट सेम लेवल ऑफ लिक्विड द वैल्यू ऑफ प्रेशर विल बी सेम। यानी कि इस डायग्राम में जरा चेक करो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पर प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम। यानी कि वैल्यू ऑफ द प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द प्रेशर एट पॉइंट बी। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सही है। अब मैटर यह है कि सर ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है? ए पॉइंट के ऊपर जरा चेक करो, ए पॉइंट में बोलो गैस का प्रेशर तो रहा ही होगा, गैस का प्रेशर तो रहा ही होगा, प्लस कितना हाइट इसके ऊपर ये भरा हुआ है? 2.5,
चेक कर लो ध्यान से, 1 प्लस यानी कि 2.5 यानी कि H, फिर रो किसका, ऑयल का, इंटू जी। बोलो यार, नहीं समझ में आई बात, H रो जी, ठीक। H कितना है 2.5 और रो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्वेश्चन में गिवन है, हम लेंगे वहां से, एक मल्टीप्लाइड बाई जी। बी पॉइंट का अगर मैं आपसे प्रेशर पूछूं तो सेम होगा, बट वैल्यू कितनी होगी, अगर राइट वाले ट्यूब से आप निकालो तो आप कहोगे सर पी नॉट, भाई ऊपर से कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेयर का, और हाइट उसकी कितनी है बताओ, 2.25। बोलो यार, 1.5 प्लस 0.75 रो, इस बार किसका डेंसिटी होगा, मरकरी का। क्या ये बात समझ में आ रहा है, एच रो जी। अब बताओ हो गया सॉल्व, यहां से क्या मैं ये निकाल लूंगा, भाई ये हमें दिया है, डेंसिटी ऑफ ऑयल चेक करो दिया है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ मरकरी भी दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता होता है, क्या यहां से मैं ये निकाल लूंगा गैस का प्रेशर। और ये जो प्रेशर आप निकालोगे मुझे बताओ ये कौन सा प्रेशर है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है या गेज प्रेशर है, ये जो प्रेशर आप निकालोगे यहां से ये एब्सोल्यूट प्रेशर है या गेज प्रेशर है, क्यों एब्सोल्यूट, हाँ क्यों गेज, भाई पी नॉट प्लस ये जो मैंने किया ये तो मैंने इधर का किया ना भाई, इधर एटमॉस्फेयर खुला था तो हमने पी नॉट प्लस एच रो जी किया है, इधर नहीं खुला है। अगर ये टैंक खुला होता तो एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होता बोलो, तो हम यहां पे इधर भी लिखते फिर हम पी नॉट, लेकिन अभी हमने नहीं लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा प्रेशर है, गेज प्रेशर है। सो दिस इज गेज प्रेशर। और भैया अगर गेज प्रेशर पता है और एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है बेटा तो पी नॉट प्लस कर लेंगे। देखो पी ए बराबर पी बी कह रहे हैं और ए का प्रेशर इन्होंने निकाला, चेक करो पी किसका प्रेशर है, गैस का जो हमें निकालना है, प्लस एच रो जी, देख लो 2.5 डेंसिटी देखो लिक्विड की इंटू जी, दिख रहा है। यहां भी देखो बी पॉइंट का प्रेशर देखो उधर का, दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो जरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो ये पी नॉट और ये हो गया 2.25 डेंसिटी मरकरी की और जी, सही है। पी ए बराबर पी बी जैसे करोगे सॉल्व करके वैल्यू कितनी आएगी, सही है। ये कौन सा प्रेशर है भैया, गेज प्रेशर, राइट। अब यहां पे अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो वैल्यू कितनी आएगी, हम उसमें एब्सोल्यूट और जोड़ देंगे, मतलब एटमॉस्फेरिक वाला जोड़ देंगे, कर लेंगे। ये मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन जो है वो जेई नीट जैसे एग्जाम्स में भी आ जाता है, समझ में आई। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से ये वाला क्वेश्चन, राइट। तो चलिए आज इतनी वैरायटी क्वेश्चंस रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज उसके आगे हम लोग और डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल्स जो हो सकते हैं उसकी बात करने चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला वैरायटी का क्वेश्चन देखो क्या है। एन आयरन बॉल ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर फॉल्स थ्रू अ कॉलम ऑफ ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज फाउंड टू अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, और डेंसिटी हमको आयरन की पता है। देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ करके एक पॉइंट हमें समझ में आया, और वो पॉइंट ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है।
अगर टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी मैंने आप लोग को डिराइव कराया था, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डूबता चला जाता है। क्यों डूब रहा था? क्योंकि ऑब्जेक्ट पर बेसिकली दो फोर्स लग रहे थे। पहला फोर्स था ऑब्जेक्ट का अपना वेट, और दूसरा था अपथ्रस्ट। अगर वेट ज्यादा है तो बोलो डूबेगा, और अगर वेट ज्यादा है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊं, मान लो वेट है 50 न्यूटन और अपथ्रस्ट का फोर्स है 40 न्यूटन, तो भाई रिजल्टेंट फोर्स बोलो 10 न्यूटन का हुआ, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ। इसी फोर्स की वजह से उस बॉल के पास एक एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आएगा तो उस बॉल की वेलोसिटी बोलो लगातार बढ़ती जाएगी। क्लियर? उसी को ओवरकम करने के लिए स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा था, और एक विस्कस फोर्स आ जाता है, और विस्कस फोर्स उसको बैलेंस करता है, राइट? और वो बैलेंस करने के बाद हम लोगों ने एक वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर आप लोगों ने लिखा हो तो आप चेक कर सकते हो। 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस, इनफैक्ट रो एस माइनस रो एल टाइम्स जी अपॉन ईटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव कराया था, जहां पर आर होता है रेडियस ऑफ बॉल, रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी आप जानते हैं, ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और क्वेश्चन में देखो, मुझे लगता है सब कुछ गिवन है बेटा। टर्मिनल वेलोसिटी है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हालांकि सारी चीज देखो सीजीएस में है, तो हम लोग इसको सीजीएस में ही सॉल्व कर सकते हैं। 2/9 आर स्क्वायर, अगर रेडियस देखो दिया है हमको, तो ये बन जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर। डेंसिटी देखो हम लोग को गिवन है भाई, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो आयरन की डेंसिटी देखो गिवन है 7.8। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी देखो ऑयल की कितनी है 0.94। जी की वैल्यू हम लोग को सीजीएस में पता है कितनी होती है भाई, सीजीएस में 980। समझ में आ रहा है भाई? डिवाइडेड बाई ईटा, और बोलो यही ईटा निकालना है अपने को भाई, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल हमको निकालनी थी। क्लियर? तो बस इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ईटा। बोलो सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही एक अननोन है ना? ये इधर जाएगा बेटा, ये 0.5 इधर आ जाएगा, कर लेंगे इसको। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे, चेक करो, ये सॉल्व होकर के आएगा 268.9 पॉइस। पॉइस इसका यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है पॉइस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ईटा का, राइट? तो वैल्यूज आप चेक कर सकते हो, 0.3 स्क्वायर है, 7.8 माइनस दिस है, 980 किसकी वैल्यू है, जी की। उसके बाद ये v की वैल्यू 0.5 थी, वो हम लोग यहां रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये आया। और पॉइस के बारे में मैं आपको बता दूं, पॉइस इज सीजीएस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो सर एसआई यूनिट क्या होता है? अगर सीजीएस यूनिट पॉइस है तो एसआई यूनिट क्या था बेटा, याद है? एसआई यूनिट ऑफ ईटा, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है भाई? दैट वाज डेका पॉइस। क्या होता है? डेका पॉइस, जिसको पॉइजली भी कहा जाता है। कुछ ऐसी स्पेलिंग होती है, पॉइजली, डेका पॉइज या पॉइजली, ठीक है? तो ये एसआई यूनिट इसका होता है, राइट? या फिर आप अपना सिंपल उसमें कन्वर्ट कर लो, केजी, मीटर, सेकंड, इन सब में कन्वर्ट कर लो, वो भी उसका हो सकता है, राइट? तो अच्छा, केजी मीटर अगर नॉर्मल टर्म्स में आपसे पूछा जाए तो कन्वर्ट कर पाओगे यूनिट को? फॉर्मूला क्या होता है इसका? जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं स्टोक्स लॉ केवल, तो 6 पाई ईटा आरवी होता है, बोलो। अगर मैं यहां से ईटा का यूनिट निकालूं, बेटा ध्यान से देखना, यहां से अगर हम लोग ईटा का यूनिट निकालें तो ईटा का यूनिट बोलो क्या होगा यहां से, सीजीएस में बताओ। अच्छा, डाइन अपॉन, ये रेडियस बोलो सेंटीमीटर में होगा और ये सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इस सेकंड जाएगा बोलो ऊपर, है ना? और डाइन को अगर हम लोग कन्वर्ट करें, डाइन बोलो फोर्स का यूनिट है, F बराबर ma होता है ना? तो m हो जाएगा ग्राम में, मास हो जाएगा ग्राम में, एक्सेलरेशन बोलो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कैंसिल होगा,
एक सेकंड से एक सेकंड भी कैंसिल होगा, बोलो ये वैल्यू कितनी बनेगी, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। कुछ बात समझ में आई, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइस, दैट इज नोन एज पॉइस। इसका मतलब पॉइस क्या हो गया, सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा, राइट है। आगे बढ़ा जाए, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। कह रहे हैं 8 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm each falling down with terminal velocity of 5 centimeter per second collapse to form a bigger drop। 8 छोटी छोटी ड्रॉप्स कंबाइन होकर के एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं और कह रहे हैं फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप। मतलब जो छोटी छोटी ड्रॉप्स थी उनकी टर्मिनल वेलोसिटी देखो कितनी है, तो आपसे कह रहे हैं इनको कंबाइन करके जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बताओ। देखो कंबाइन करने वाले क्वेश्चन जब भी आए अभी से लेके क्लास 12th तक, जिसमें आपको बोला जाए 8 ड्रॉप कंबाइन हो गई, 64 ड्रॉप्स कंबाइन हो गई, या एक ड्रॉप 1000 ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई, डिवाइड हो गई, इस तरह का कभी भी कहा जाएगा तो आप हमेशा दिमाग में वॉल्यूम कंजर्वेशन लेके चलेंगे। इनफैक्ट ये वर्ड तो बेकार है, वॉल्यूम कंजर्वेशन तो कुछ होता ही नहीं है, मास कंजर्वेशन, राइट। मास कंजर्वेशन हम लोग लगाएंगे। मास कंजर्वेशन मतलब इनिशियल मास इज इक्वल टू फाइनल मास। भाई 8 ड्रॉप्स मिल करके अगर एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी तो बोलो जो इनिशियल मास रहा होगा वही फाइनल रहेगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में बोलो मास कंजर्व रहता है, सबको पता है ये बात, है ना। और यहां तो केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, यहां केवल एक बड़ी ड्रॉप है वो छोटे में जा रही है, या छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं कंबाइन होकर बड़ी ड्रॉप बना रही है, राइट। तो जितना मास पहले था बोलो उतना ही मास बाद में होगा। और मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जितना इनिशियल वॉल्यूम था उतना ही फाइनल वॉल्यूम होगा, क्योंकि डेंसिटी तो सेम है। बोलो यार, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा सिंपल ये है कि इनिशियल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियली बोलो 8 ड्रॉप्स हैं तो उनका वॉल्यूम बोलो क्या होगा, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और बड़ी ड्रॉप जो होगी वो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्या है इसमें, बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस। तो बड़ी वाली का रेडियस जरा चेक करो, क्या वो 2 टाइम्स स्मॉल आर आएगा जब आप क्यूब रूट करेंगे दोनों तरफ, सो दैट विल बी 2 स्मॉल आर। और बोलो स्मॉल आर पता था अपने को 1 mm, इसका मतलब बड़ी जो ड्रॉप बनेगी उसका रेडियस कितना है 2 mm, और mm को अगर मैं मीटर में बदलूं तो 10⁻³ मीटर। अब हमको ये देखो सीधा सीधा लॉजिक क्वेश्चन का ये है कि भाई जब रेडियस 1 mm था तब टर्मिनल वेलोसिटी कितना है 5 सेंटीमीटर, अभी रेडियस 2 mm है तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कितना होना चाहिए भाई, देखो पढ़ने से तो ये लग रहा था कि जब 1 mm था तो 5 हुआ, जब 2 mm होगा तो, लेकिन गलत है वो। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था भाई, 2/9 r² g टाइम्स ρs माइनस ρl अपॉन ईटा, है ना। देखो यहां पर कौन कौन सी चीजें सेम रहेंगी भाई, रेडियस तो बदलेगा बट g विल बी सेम फॉर बोथ, ईटा विल बी सेम फॉर बोथ, डेंसिटीज विल बी ऑल्सो सेम फॉर बोथ। क्लियर। इसका मतलब ये रहा कि अगर हम लोग छोटे वाली ड्रॉप के लिए टर्मिनल वेलोसिटी लिखें तो उसको मैं VT1 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप, दैट विल बी इक्वल टू, सब कुछ बेटा कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा r², है ना। इसका मतलब छोटे वाले के लिए लिखेंगे तो r² और बड़े वाले के लिए लिखेंगे तो कैपिटल R²। क्या ये बात सही है। यहां से अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी फॉर बिगर ड्रॉप, यानी VT2 की वैल्यू चाहिए। तो वो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी r² अपॉन स्मॉल r² टाइम्स VT1। क्या ये बात समझ में आई, वैल्यूज रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बन गया तुम्हारा 2 था 2 mm, है ना, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मल्टीप्लाइड बाई टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, यानी कि कितना था 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई डाउट, बोलो यार। देखो यहां मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, बट यहां पर क्योंकि आपने जब डिवाइड किया है तो दोनों ही mm में है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मीटर में कन्वर्ट कर भी दोगे तो भी वो कट ही जाना है। सही है।
तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर हुआ 4 और टर्मिनल वेलोसिटी पहले थी 5, तो 5 इंटू 4 यानी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बड़ी वाली जो ड्रॉप है, बड़ी वाली ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझ में आया? सही है। सबसे पहले हमने क्या किया? रेडियस निकाला, बड़ी यानी कि लार्जर जो ड्रॉप थी उसका रेडियस निकाला। उसके बाद सीधे सीधे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल, राइट? बड़े आगे। मैंने देखो हर स्लाइड के बाद, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन दे दिया है और मैं भी आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक? ताकि आपको अप्रोच भी समझ में आ जाए कि क्या अप्रोच है क्वेश्चन का, और आपको यह भी समझ में आ जाए कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। लिखने वाला स्टाइल देखो यही है, ये इसी तरीके से आपको लिखना चाहिए, क्लियर? और समझने वाला स्टाइल ये है, क्लियर? अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है फ्लो रेट ऑफ वाटर from a tap of diameter 1.25 centimeter is 0.48 liter per minute. Coefficient of viscosity of water is this. After some time, flow rate is increased to 3 liter per minute. Characterize the flow for both the flow rates. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी का है। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे आते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस के पेपर में आराम से देखने को मिल सकते हैं, राइट? बाकी स्कूल में भी पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी का है, इसलिए, क्लियर? तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है। हमसे कह रहे हैं कि भाई जब डायमीटर 1.25 था और फ्लो रेट ये था, फ्लो रेट ये था 0.48, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये गिवन है अपने को, और कुछ समय के बाद कह रहे हैं फ्लो रेट हमने बढ़ा दिया। चेक करो, जो फ्लो रेट पहले था 0.48 लीटर पर मिनट, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? इसका मतलब ज्यादा पानी अब बह रहा होगा, कम समय में ज्यादा वाटर वहां पे फ्लो हो रहा है, तो आपने स्पीड बढ़ा दिया। अब हमको ये चेक करना है कि ये कैसा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है। और ये बताओ, अच्छा स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, ये बात कैसे पता चलती है? रेनॉल्ड्स नंबर निकाल कर। रेनॉल्ड्स नंबर बोलो आर होता है, दैट वाज अ डायमेंशनलेस नंबर, बोलो यार। और रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या था? रो वी डी अपॉन ईटा। रो क्या था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वी क्या थी? वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी कह लो। डी क्या था? डायमीटर ऑफ द पाइप। और ईटा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब चेक करो इसमें से क्या क्या पता है बेटा हमको, चेक करो। क्या हमको डेंसिटी पता होती है वाटर की? कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। बोलो यार, 1000 kg पर मीटर क्यूब अपने को पता होता है। डायमीटर बोलो पता है हमें 1.25, और ईटा भी पता है हमको, राइट? क्या नहीं पता है? वेलोसिटी। और वो पता करने के लिए हमको एक्स्ट्रा क्या गिवन है? फ्लो रेट। क्या गिवन है? फ्लो रेट। अगर फ्लो रेट की बात करें तो याद करो, आप लोग को वेंचुरी मीटर मैंने पढ़ाया होगा, उसमें फ्लो रेट की बात हमने आपसे किया होगा। फ्लो रेट जो होता है क्यू से डिनोट करते हैं और उसका मतलब होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। चेक करिए, आप लोगों ने जहां वेंचुरी मीटर लिखा होगा सबसे आखिरी लाइन वहां पे चेक करिए, आपने क्यू निकाला होगा जिसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, क्लियर? और इसका यूनिट चेक कर लो, यूनिट वही बता रहा है, लीटर मतलब वॉल्यूम और मिनट मतलब टाइम, यानी कि ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ही है। यहां से बेटा अपने को V चाहिए, ये V। तो भैया V कैसे मिलेगा? V इज इक्वल टू Q अपॉन A, सही है? और A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपको डायमीटर पता है तो क्या आप एरिया का फॉर्मूला बता सकते हैं मुझे? बोलो, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। डायमीटर के टर्म्स में रखेंगे तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4 डायमीटर के टर्म्स में भाई। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, क्लियर है? बोलो यार। तो भैया डेंसिटी हो गया बेटा 1000, डायमीटर पाइप का कितना है? 1.25 इंटू 10 की पावर -2। ईटा कितना है बेटा? 10 की पावर -3। बोलो सही है। इसके बाद क्या बचा? V, और वो V हम लोगों ने ये निकाला है, करेक्ट? उसको मैं यहां पे उठा के रख रहा हूं, चेक करना। 4 टाइम्स Q, Q मतलब
वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना है 0.48। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हम सब चीजों को एसआई यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं, एमकेएस में लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो बोलो लीटर नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए मीटर क्यूब। बोलो यार, अगर ये वॉल्यूम है और लीटर में है तो वॉल्यूम होगा, तो इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में, मीटर क्यूब में। फॉर्मूला क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। कुछ बात समझ में आ रही है? इसका मतलब 0.48 जो है, क्या मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर क्यूब में आ जाएगा, और पर मिनट है, यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। बोलो यार, अभी तो ये काम हुआ है 4Q, ये क्या बचा है अभी, डिवाइडेड बाई πd²। तो पाई आप जानते ही हैं, डायमीटर हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यार, अब हमें करना है इसको सिंप्लीफाई, तो चलो इसको एक बार करते हैं सिंप्लीफाई। ये पूरा बोलो इसके साथ कैंसिल होगा, और ये 10⁻³ ऊपर पहुंचेगा, बोलो 10⁻6 दिख रहा है। बोलो यार, 10⁻6 है और ये 10⁻³ है, अच्छा इसको कैंसिल ही कर देते हैं, ये भी गया। ये 10⁻³ है, ये 10⁻² है, बोलो 10⁻5 हो जाएगा ऊपर। क्या बचा 4, इसको भी काटते, इसको 15 कर देते हैं, कर दें? तो देखिएगा जरा ध्यान से देखना, 0.48 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 1.25 पाई इंटू 10⁵। चेक कर लो यार, इसको काटा होगा 15 हो गया, 0.48 अपॉन 15 इंटू दिस पाई है, और 10⁻² -3 10⁵ हो जाएगा, राइट। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे, देखो जरा कितना आएगा सिंप्लीफाई करके। ये आ रहा है 0.48 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 1.25 डिवाइडेड बाई 3.14। ये वैल्यू आ रही है सॉल्व होकर के 0.00815 सब लिख दे रहा हूं मैं, इंटू 10⁵। 10⁵ का मतलब 1 2 3 4 5, इसके बाद बोलो डेसिमल जाएगा, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करके बनेगा 815.287, मतलब लगभग वैल्यू कितनी आई 815। बोलो यार, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम है तो फ्लो कैसा होता है, इसका मतलब ये फ्लो कैसा है, पक्की बात है। अगर वो 3000 से ज्यादा हो टर्बुलेंट, और 2000 से 3000 हो तो अनस्टेबल। क्लियर है? तो इसका मतलब बेटा ये तो 100% क्लियर हो गया कि ये वाला फ्लो कैसा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। तो ये हो गया भैया स्ट्रीम लाइन फ्लो। बोलो सेकंड पार्ट इसका कर लोगे? सेकंड पार्ट क्या है इसका, जब फ्लो रेट हो गया 3 लीटर पर मिनट, तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ यही रहेगा, बस यहां पे हो जाएगा 3। बोलो यार, बाकी सब सेम एज इट इज, सिर्फ यहां पे हो जाएगा 3। जब यहां पे 3 होगा तो बोलो यहां भी 3 होगा। बोलो यार, सिर्फ यहां पे 3 हो जाएगा, बस बाकी एज इट इज रहेगा। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे ना, पहले केस में देखो रेनॉल्ड्स नंबर कितना आया है 815, दूसरे केस में जब रखोगे तो बस ये 3 लीटर हो जाएगा, है ना, ये 3 बन जाएगा। तो ये सॉल्व होकर आएगा बेटा 5000 से ऊपर। इसका मतलब ये फ्लो रेट कैसा हो गया, टर्बुलेंट। तो क्या ये क्वेश्चन कर लेंगे हम? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हम लोगों ने क्या इसमें पकड़ा था। कॉन्सेप्ट यही था कि भैया अगर फ्लो कभी भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा फ्लो है, तो हमेशा आपको क्या निकालना है, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी डी अपॉन ईटा। अब उसमें हमने देखा है रो डी और ईटा हमें पता था, केवल वी नहीं पता था। तो हमने देखा इसके लिए एक्स्ट्रा क्या गिवन है, पता चला फ्लो रेट गिवन है। फ्लो रेट क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो यहां से वेलोसिटी हमने निकाल लिया, उसको उठा के धर दिया, सिंपल। कर लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट वैरायटी का क्वेश्चन है बेटा, पूछा जा सकता है। अगर इस तरह का कुछ भी स्कूल में पढ़ाया गया होगा तो पूछ सकते हैं, इवन नहीं भी पढ़ाया गया होगा तो भी पूछ सकते हैं।
राइट, क्योंकि है आपकी एनसीईआरटी का इसलिए पूछा जा सकता है। अगला देखो, रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच्ड विद अ क्लोज्ड पाइप इज 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि प्रेशर मीटर अगर है तो ऑब्वियस है यार प्रेशर नाप रहा होगा, है ना। तो पहले ये प्रेशर था। ऑन ओपनिंग द वॉल्व ऑफ द पाइप, पाइप में कोई वॉल्व लगा होगा उसको हमने ओपन कर दिया, रीडिंग ऑफ द प्रेशर मीटर इज रिड्यूस टू दिस। यानी कि जैसे ही हमने वॉल्व खोला प्रेशर कुछ कम हो गया और उसकी वैल्यू ये हो गई। कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द पाइप। पाइप में किस स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है, बोलो कैसे हो पाएगा। पहले प्रेशर हमें पता है, फिर हमने वॉल्व खोल दिया, जैसे ही वॉल्व खोला प्रेशर कुछ कम हो गया, हमसे कह रहे हैं वाटर का स्पीड बता दो। ये कैसे सॉल्व हो सकता है? हाँ, ये आपका सॉल्व हो सकता है, उसके भी बेसिक में आओ, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल में बोलो प्रेशर की बात होती है और काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। पोटेंशियल एनर्जी का यहां पे कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में सेम है। इसका मतलब बेटा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कौन सा थ्योरम है? बर्नौली थ्योरम। और ये बताओ V1 कितना है? 0। जब तक वॉल्व बंद है, बोलो लिक्विड फ्लो, जैसे ही खोलोगे तब तो फ्लो होना शुरू होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है, तो ये तो है भैया 0। तो बस इनिशियल प्रेशर हो गया 3.5 इंटू 10⁵। फाइनल प्रेशर है 3 इंटू 10⁵ प्लस हाफ डेंसिटी। अब क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं यहां पे, देखो वाटर की बात हो रही है, कहां लिखा है ये, यहां वाटर की बात हो रही भैया, तो डेंसिटी हो गई 1000। बस सॉल्व हो गया। V2 निकालना है अपने को, कर लेंगे, ठीक। तो यहां से हम लोग सॉल्व करके V2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, राइट। बढ़े आगे। तो देखिए जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये V2 सॉल्व होके आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड इसकी अपनी स्पीड हो गई। क्लियर है? कोई डाउट हो बताओ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं मर्करी ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज स्प्रेड इंटू 10⁶ ड्रॉपलेट्स। मतलब इस बार एक को 6 में, मतलब 10⁶ में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। कैलकुलेट एनर्जी एक्सपेंडेड सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी इज दिस। अब हम लोग सरफेस टेंशन में आ गए। क्लियर? जरा ध्यान से सोचो, सबसे पहला काम क्या करना है यहां पर, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये कहां से आया, कहां से आया ये, कंजर्वेशन ऑफ मास। इनिशियल वॉल्यूम बोलो कितना था, इनिशियली कितने ड्रॉप्स थे, एक ड्रॉप था, तो ऑब्वियस है बढ़ा रहा होगा ड्रॉप, है ना। कन्वर्ट कितने में हुआ, तो 10⁶ इंटू 4/3 πr। बोलो ये सब कैंसिल हो जाएगा। R इज इक्वल टू 100R। बोलो भाई, अरे क्यूब रूट लेंगे, 10⁻² बचेगा 100, सो 100 स्मॉल r। और बोलो स्मॉल r कितना था, तो कैपिटल R कितना हो गया, ऐसा है क्या, कैपिटल R कितना था 1 सेंटीमीटर। ये गलती ना करना भैया, जो गिवन था वो क्या था, कैपिटल R। 1 सेंटीमीटर का ड्रॉप था जिसको इतने में कन्वर्ट किया गया है, तो इनिशियल रेडियस क्या थी बड़े वाले की, और वो है कैपिटल R। कुछ समझ में आ रही बात? इसका मतलब स्मॉल r कितना हुआ, कैपिटल R बाई 100। कैपिटल R है भैया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, और डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 10⁻⁻4 मीटर। ये हो गया बोलो फाइनल रेडियस। सही है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये बताओ। देखो ये तो मैंने आपसे कहा था, जब भी कभी आपसे बोले कुछ ड्रॉप कंबाइन होके बन गई या एक ड्रॉप टूट के इतनी ड्रॉप्स बन गई, तो सबसे पहला काम क्या करना है, यही रेडियस निकालनी है। क्लियर? अब आगे की बात करो, क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, सरफेस टेंशन तो गिवन है, क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द एनर्जी एक्सपेंडेड।
मतलब सरफेस एनर्जी पूछ रहे हैं आपसे। बोलो यार। और इस चैप्टर में एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? बताओ, एनर्जी या वर्क का फॉर्मूला क्या था सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में? बोलो भाई। एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। बोलो, वर्क का फॉर्मूला भी यही था, W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अरे एक्सेस प्रेशर के डेरिवेशन में यही यूज किया हम लोगों ने। क्लियर? अब एक चीज मुझे बताओ, सरफेस टेंशन क्या हम लोग को गिवन है? कितना गिवन है? 32 इंटू 10 की पावर माइनस, और चेंज इन एरिया मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एरिया कितना होगा? फाइनली कितनी ड्रॉप्स हैं, और एक ड्रॉप का एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। एक ड्रॉप का रेडियस कितना है? तो 10 की पावर माइनस 4 का, बोलो यार, 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर का। और कितनी ड्रॉप्स थी? ठीक, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इनिशियल एरिया। इनिशियली कितनी ड्रॉप थी? एक, तो उसका एरिया बोलो 4 पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है? 1 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर माइनस 2 का। बोलो यार, क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? आ जाएगा? ये बनेगा 32 इंटू 10 की पावर कितना बनेगा? इसको ऐसे रहने देते हैं, ये बन जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2। बोलो भाई, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो इसको 10 की पावर माइनस 2 बनाते हैं, उसके लिए 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर हमको 100 डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 32 इंटू 10 की पावर माइनस 2। क्लियर? और इसमें काम कर लेते हैं, इसमें हम लोग 100 का डिवाइड करते हैं और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो ये बनेगा 400 पाई, बोलो भाई, इंटू 10 की पावर माइनस 4, माइनस 4 पाई इंटू 10 की पावर। यार देखो, पावर सेम करते हैं, ये मैथमेटिक्स का काम है। पावर सेम करोगे तभी जोड़ घटा पाओगे, नहीं तो जोड़ घटा नहीं पाएंगे हम कायदे से। बोलो यार, अब 400 पाई में से 4 पाई घटाओगे तो कितना आएगा? 396, यानी कि ये वैल्यू आ गई 32 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 396 पाई। 396 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 4। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, इसको सॉल्व करो जरा, देखो क्या आ रहा है। 32 इंटू 396 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 6 है ना। तो ये सॉल्व होकर बेटा आ रहा है 39790.08 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसका मतलब क्या आएगा? 1 2 3 4, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 3.979 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 माइनस 2। बोलो यार, इतना, ये हो गया एनर्जी। तो आइए चेक करते हैं, देखो आंसर क्या है। 3.98 इंटू 10 की पावर माइनस 2। बोलो यार, सही है। और ये आंसर किस में आएगा? जूल्स में आएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? ये देखिए, सेम चीज आपके सामने लिखा है, जूल्स में आएगा। यानी कि एनर्जी कभी भी पूछी जाए, वर्क कभी भी पूछा जाए इस वाले चैप्टर में, सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में, तो हमेशा फॉर्मूला क्या लगेगा? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। पक्की बात है? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। देखो, सरफेस टेंशन गिवन था, चेंज इन एरिया निकालना था। किसी भी स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर वो 10 के पावर 6 स्फीयर्स हैं तो भैया उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है, बच्चे इसको उड़ा देते हैं, 10 की पावर 6 हटा देते हैं। उनको ये लगता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू धर दी।
और इनिशियल क्या था 4πr², उसकी वैल्यू रख दी और 10⁶ को भूल गए। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। चलो भाई, डाउट हो बेटा पूछ लो अभी। अगला देखो, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बट अप्रोच देखो थोड़ा सा अलग होगा। देखो, 2 soap bubbles in vacuum having radius 3 centimeter and 4 centimeter collapse under isothermal conditions। isothermal मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर की कंडीशंस पर, राइट। टू फॉर्म सिंगल बबल, यानी कि 2 सोप बबल्स से, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर, और वो कंबाइन हुए हैं आइसोथर्मल कंडीशन में। व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यू बबल? जो नया बबल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? तो ऐसे में देखो, यहां पर अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन कुछ रहा होगा टी के बराबर, है ना, और चेंज इन एरिया अगर हम लोग देखें तो दैट विल बी 4πr²। बोलो, इनिशियल एरिया कितना था? तो 4π, इसको एक काम करते हैं सीजीएस में ही कर लेते हैं ना हम लोग। बोलो भाई, तो ये बन जाएगा 4π3²। क्या ये सही लिखा है या गलत है? यस, क्योंकि बात किसकी हो रही है? सोप बबल्स की। सोप बबल में बोलो कितने इंटरफेस होते हैं? लिक्विड ड्रॉप में कितने होते हैं? एयर बबल में कितना होता है? एक। लेकिन सोप में कितने होते हैं? यही कारण है कि सोप में एक्सेस प्रेशर जब तुमने निकाला था तो कितना आया था? 4T/R, जबकि लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर कितना था? 2T/R। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बेटा इसको अभी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना बाकी है। ये तो ये बन जाएगा तुम्हारा 8π इंटू 3² यानी कि 9 इंटू T। सही है? दिस वॉज इनिशियल सरफेस एनर्जी, है ना, पहले की सरफेस एनर्जी है। सिमिलरली सरफेस एनर्जी ऑफ सेकेंड ड्रॉप, दूसरी वाली ड्रॉप की अगर मैं सरफेस एनर्जी निकालूं तो अगेन बोलो 8πr² जब करोगे तो बोलो 16 आएगा इंटू T, है ना, और कंबाइंड हो करके जो फाइनल बनेगा उसकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी? सरफेस एनर्जी ऑफ फाइनल ड्रॉप अगर निकालेंगे तो बोलो फाइनल ड्रॉप की सरफेस एनर्जी कितनी होगी? 2 टाइम्स ऑफ 4πr² इंटू, कुछ बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इनिशियल एनर्जी कितनी थी? 8π9T प्लस 8π16T, और फाइनल एनर्जी कितनी है? 8πr² इंटू T। बोलो 8π कैंसिल होगा, T भी, तो R² की जो वैल्यू है क्या वो 9 + 16 है? दैट इज 25। तो रेडियस कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना जब कभी सोप बबल्स कंबाइन हो रहे हो। क्लियर है? देखो यहां पर मामला, अब आप कहोगे सर पहले जैसा क्यों नहीं हो पा रहा है? पहले अभी तक क्या करते थे, जब भी ड्रॉप्स कंबाइन होती थी तो हम लोग वॉल्यूम लगाते थे, इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम। यहां पर मामला क्यों गड़बड़ा रहा है? वॉल्यूम को अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम 2 सरफेस की बात नहीं कर पाएंगे। बोलो यार, सोप बबल्स में कितने सरफेस होते हैं? 2। उसके लिए हमको एरिया में जाना ही पड़ेगा। मतलब इस बार हम सेम चीज को किस कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं? एरिया के कॉन्सेप्ट से। और एरिया का मतलब यहां पर हो गया सरफेस एनर्जी, क्योंकि एनर्जी उसके एरिया में है, उसके सरफेस पर है, तो सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हमने किया। और ये बेस्ड हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, कि भाई इनिशियल सरफेस एनर्जी बराबर फाइनल सरफेस एनर्जी।
समझ में आई कुछ बात? कोई डाउट हो तो बताइए। पक्की बात है? बढ़े आगे। इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई मेंस नीट जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बाकी स्कूल में अगर करवाया होगा तो वहां भी इस तरह का पूछा जा सकता है। बाकी देख लो आंसर कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर, अपना भी वही आ रहा था। अगला देखिए, व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड स्मॉल एयर बबल ऑफ 0.1 mm रेडियस सिचुएटेड जस्ट बिलो द सरफेस। एयर बबल अगर है तो कहां बना होगा एयर बबल? लिक्विड में। एयर बबल अगर है तो कहां बना होगा? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, प्रेशर इनसाइड स्मॉल एयर बबल ऑफ रेडियस दिस सिचुएटेड जस्ट बिलो द सरफेस। तो ये सरफेस किसका रहा होगा? वाटर का, है ना, क्योंकि हमको दे रहे हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे भी हमें पता ही होता है। बोलो सही है। अब बताओ बेटा, इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर कितना है तो क्या बताओगे? इसके अंदर का प्रेशर देखो, नॉर्मली अगर ये कुछ हाइट पर होता तो बोलो P0 प्लस एच रो जी होता है, लेकिन यहां पे हाइट वाइट की बात नहीं है, यहां कह रहे हैं जस्ट बिलो द सरफेस, सरफेस के जस्ट नीचे है। बोलो तो एच रो जी वाली कोई बात यहां पर नहीं है, तो यहां पर सिर्फ कौन सा प्रेशर होगा? P0 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कौन सा प्रेशर है? क्योंकि आप लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहे हो, सॉरी एयर बबल की बात कर रहे हो, तो उसका अपना एक्सेस प्रेशर भी होगा उसके अंदर, यानी कि 2T/R। यही अगर सोप बबल होता तो 4T/R। तो फिलहाल इसको बोलो कर लेंगे 1.013 इंटू 10⁵ प्लस 2 टाइम्स सरफेस टेंशन कितना है भाई? 7.2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है? 0.1 mm यानी 10⁻³ बोलो कर लेंगे इसको। इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे, चेक कर लो भाई, 2T/R दिख रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जोड़ दिया गया, तो जैसे ही जोड़ोगे फाइनल आंसर कितना आएगा? 1.027 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कर लेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक्सेस प्रेशर, और अगर यही कुछ डेप्थ में भी होता तो एच रो जी और आ जाता। बोलो यार, अभी वैसा भी क्वेश्चन देखो आने वाला है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ रेडियस 6 mm, ध्यान से सुनना, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ रेडियस दिस इज बैलेंस्ड बाई 2 mm कॉलम ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन। हमसे कह रहे हैं कि जो एक्सेस प्रेशर है सोप बबल के अंदर, पहले तो बताओ कितना होता है एक्सेस प्रेशर? 4T/R। वो 4T/R का जो प्रेशर है दैट इज बैलेंस्ड बाई 2 mm कॉलम ऑफ ऑयल। 2 mm कॉलम मतलब उसके ऊपर 2 mm हाइट में ऑयल भरा हुआ है, उससे बैलेंस हो गया। इसका मतलब इसका प्रेशर उसके प्रेशर के बराबर हो गया। और बताओ अगर हाइट में प्रेशर दिया है, कॉलम में प्रेशर दिया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एच रो जी। इसका मतलब ये 4T/R किसके साथ बैलेंस हो गया? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब भैया सरफेस टेंशन पूछा गया है, आ गया सॉल्व होकर, एच रो जी इंटू रेडियस R डिवाइडेड बाई 4। बोलो हाइट कितनी है? 2 mm, 2 mm 10⁻³ डेंसिटी किसकी है? सोप बबल है ना, तो वाटर की होगी नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हमें गिवन ही है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो डेंसिटी कितनी होती है बताओ? 0.8 इंटू 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी जानते हो क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्लास 9th में पढ़ा है आप लोगों ने। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब बताओ भाई? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अगर हमें डेंसिटी निकालनी है सब्सटेंस की, लिक्विड की, किसी की भी अगर डेंसिटी निकालनी है तो दैट विल बी व्हाट? स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। तो देखो 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? मतलब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ये गिवन है तो आपको सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्या मिल जाएगा? डेंसिटी।
पक्की बात है, वही हमने यहां पे निकाला है। और जी की वैल्यू बोलो, हमें पता है 10 रख देते हैं। आर रेडियस कितना है बेटा 6 mm, यानी 6 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे। कितना आएगा ये, कितना आएगा 2.4 इंटू 10⁻³ और ये भी कैंसिल हो गया, -2 हो जाएगा आई थिंक। क्लियर है? बोलो भाई सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर। सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, F/L। पता है कि नहीं पता है? किसी भी लिक्विड की सरफेस पर एक इमेजिनरी अगर एक लाइन ले लिया जाए तो उस पर दोनों तरफ फोर्स लगता है, वही फोर्स अपॉन लेंथ सरफेस टेंशन कहलाता है। तो फोर्स अपॉन लेंथ यानी न्यूटन अपॉन मीटर। तो जरा चेक करिए वैल्यू कितनी है 2.35। अब ये 35 क्यों आया है, क्योंकि हमने 9.8 लिया है। बोलो यार अगर 10 लेंगे तो 2.4 आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है जी की वैल्यू तो तुम 10 ले सकते हो, गिवन है तो फिर तुम्हारी मजबूरी है, जो दिया फिर वही लोगे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये तो हो गया। हाँ, 2 soap bubbles having radius in the ratio 2:3 compare excess pressure inside these bubbles। तो ये तो बड़ा आसान है। एक्सेस प्रेशर जो होता है भैया P1/P2 अगर हम लोग करेंगे तो बोलो 4T/R1 अपॉन 4T/R2, इसका मतलब दैट विल बिकम R2/R1 और R1/R2 2/3 है, तो R2/R1। तो बोलो पहला पार्ट हो गया, एक्सेस प्रेशर का रेशियो हो गया। ऑल्सो कंपेयर वर्क डन इन ब्लोइंग दीज बबल्स, मतलब इन बबल्स को बनाने में जो वर्क हुआ होगा उसका भी रेशियो बताओ। बोलो यार वर्क का फॉर्मूला क्या होता है इस चैप्टर में, T इंटू एरिया। बोलो यार वर्क का फॉर्मूला इस चैप्टर में क्या था, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, और एरिया निकालोगे तो 4πr², तो T इंटू 4πr²। तो क्या ये सॉल्व होकर R1/R2 का होल स्क्वायर बचेगा, तो क्या ये 4/9 हो जाएगा। बोलो यार सही है। तो पहला आंसर 3:2 ये देखिए, और दूसरा आंसर 4:9 कर लोगे। कहीं ऐसा तो नहीं है बस हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, सब बाउंस हो रहा हो है। देखो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस आपको सब करा दे रहे हैं। मतलब इसके अलावा अब कुछ इसके बाहर आ नहीं सकता आपके एग्जाम में, ये 100% श्योर है। जितना यहां पढ़ा दिया, जितने क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा किसी चैप्टर में, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया होगा सब में, और जितना आगे पढ़ा देंगे उसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हर वैरायटी का क्वेश्चन सब करा दे रहा हूं मैं, कुछ भी मैं छोड़ नहीं रहा हूं। क्लियर है? ठीक, तो इतना आपको तैयारी होनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बढ़िया होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। पढ़ो जरा क्वेश्चन। लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 mm इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बीकर। तो एक बीकर ले लो और बीकर में इस लेवल तक मान लो वाटर भरा हुआ है, इसमें एक कैपिलरी ट्यूब हमने इंसर्ट किया। कैपिलरी ट्यूब बोलो दोनों तरफ से ओपन होता है। कितना हम लोगों ने इसको डिप किया है, 8 सेंटीमीटर। पढ़ो क्वेश्चन भाई ध्यान से। कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर कितना है 2 mm, और उसको डिप कितना किया हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर जो है वो 2 mm है। बिलो द सरफेस ऑफ वाटर what is the pressure required in the tube in order to blow a hemispherical bubble at its end in water। देखो ये एक्सपेरिमेंट तो आपने वैसे भी किया होगा, अगर आप एक स्ट्रॉ लिए हो कोल्ड ड्रिंक में, अंदर उसको डुबाए हुए हो और स्ट्रॉ में फूंकोगे तो बबल बनते हैं, वही वाला यहां पर है कि नीचे बस वाटर है, आपको इधर से ब्लो करना है, मतलब एयर आपको इधर से भरनी है, तो इधर क्या होगा
बबल बनेंगे। तो वही हमसे पूछ रहे हैं कि भाई कितना प्रेशर होगा ट्यूब के अंदर, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो अ बबल एट द एंड इन वाटर। तो वाटर में कौन सा एंड है, ये वाला, यहां पे हमें बबल बनाना है। सरफेस टेंशन बेटा पता है, ये देखो सरफेस टेंशन पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है, वाटर की डेंसिटी पता है, जी पता है, और कह रहे हैं एक्सेस प्रेशर भी बता दो। बताओ यार कैसे हो सकता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? एक स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए अगर नीचे बबल बनाना है तो? अच्छा एक बात बताओ, जो यहां पे बबल बन रहा होगा, मान लो ये बबल बना, राइट, इस बबल के बाहर का प्रेशर अगर ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, इस बबल के बाहर का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो क्या बबल बन पाएगा? बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो दबा देगा, बबल फूट जाएगा। बोलो यार। और हमेशा प्रेशर किस साइड में ज्यादा होता है? कॉनकेव साइड में, यानी बबल के अंदर। बबल के अंदर का प्रेशर, बोलो डेरिवेशंस में भी आपने किया है, बबल के अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बाहर का कम होना चाहिए, सही है। बाहर का प्रेशर आप मुझे बता सकते हैं यहां पे कितना होगा? यहां पे कितना प्रेशर होगा? पी नॉट प्लस, बोलो यार, और अंदर ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा होगा? 2T/R। अगर ये क्या है, ये एयर बबल है ना, हाँ एयर बबल ही होगा, तो बबल तो है नहीं। बोलो यार, एयर बबल है तो अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर कितना होता है? 2T/R। इसका मतलब बेटा ट्यूब के अंदर का प्रेशर बताओ, ट्यूब के अंदर का प्रेशर पी नॉट प्लस प्लस, क्या ये बात समझ में आ रही है? और उसके बाहर का प्रेशर बताओ, यहां का पी नॉट प्लस एच रो जी, और अंदर बोलो 2T/R। और होगा? नहीं समझ में आई बात? पक्का है? बस यही सॉल्व करना है। पी नॉट बोलो पता है, एच पता है कितना? 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदल लेंगे। डेंसिटी बोलो 1000, जी की वैल्यू 10, 2T सरफेस टेंशन पता है बोलो, और R हाँ भैया, हेमी स्फेरिकल बबल बनाओगे, हेमी स्फीयर, तो उसका रेडियस तो ट्यूब का ही रेडियस के बराबर होगा, यानी डायमीटर जो ट्यूब का गिवन है उससे बोलो R आ जाएगा। पक्की बात है। तो यहां से अपने को जो डिजायर्ड प्रेशर है वो प्रेशर मिल जाएगा, दैट विल बी प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, इट इज प्रेशर ऑफ ट्यूब। जरा चेक करो, चेक करो भाई, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, बबल के अंदर बोलो एक्सेस प्रेशर कितना होता है? 2T/R। क्वेश्चन में आखिरी में ये भी बोल दिया था ना, ऑल्सो कैलकुलेट एक्सेस प्रेशर, तो ये तो वैसे ही पता है, सबको रटा होगा 2T/R। तो सबसे पहला तो यही काम किया, 2T/R चेक कर लो। सरफेस टेंशन पता है, रेडियस का मतलब कितना हो गया? अगर डायमीटर है 2 mm तो बोलो रेडियस कितना हुआ? 1 mm, और 1 mm मतलब 1 × 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे, बोलो ये प्रेशर आ गया, दैट इज एक्सेस प्रेशर, केवल एक्सेस प्रेशर, सही है। एक्सेस प्रेशर के अलावा और कौन सा प्रेशर होता है? पी नॉट प्लस एच रो जी, राइट है। तो अंदर टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस एच रो जी ये वाला, और एक्सेस प्रेशर ये वाला। तो जो वैल्यू आपने देखो ये निकाली है, इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आपने ये निकाली है, चेक करो, इन्हीं दोनों को ऐड किया है। इन्होंने क्या किया, उसको पार्ट्स में तोड़ तोड़ के किया है। हमने आपको सब एक ही बार में बता दिया कि बस एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। एक्सेस प्रेशर तो सबको रटा ही है, 2T/R होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। क्लियर? ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए? इतना, बस। बाकी वैल्यू डालो, सॉल्व करो, आंसर निकाल लो, कर पाएंगे। कोई डाउट हो भाई बताओ इसमें। अगला देखो, कैलकुलेट द हाइट टू विच वाटर विल राइज इन द कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1.5 mm डायमीटर, सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज दिस। आपसे कह रहे कैपिलरी ट्यूब में कितना वाटर हाइट मतलब राइज होगा, उसका हाइट बताओ। हाइट का फॉर्मूला बेटा क्या था? 2T cos थीटा बाई R रो जी। बोलो भाई, तो हाइट पूछ रहे हैं, बोलो सरफेस टेंशन पता है 7.4 × 10⁻³ cos थीटा। थीटा बोलो कुछ गिवन नहीं है तो 90 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा।
अगर नहीं गिवन है तो हम क्या ले लेंगे, 0, यानी 1 हो जाए वो, तो बात ही खत्म हो जाएगी। रेडियस 1.5 mm डायमीटर है भाई, तो बाई 2 कर लेंगे, इंटू 3 कर देंगे। डेंसिटी वाटर की है 1000 और जी 10। बोलो यार, इसको हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, वही सारी चीजें सही है। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हाइट मीटर्स में निकल आएगी, कर लेंगे। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, 2t cos थीटा बाई r रो जी, और उसमें ये r क्या होता है, रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ, ये थीटा कौन सा एंगल होता है, कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल अगर एकदम क्लीन वाटर हो, है ना, और साफ सुथरा ग्लास हो, तो ये एंगल कितना होता है, 0। वही लेके हमने यहां पे काम चला लिया है। लास्ट क्वेश्चन, वाटर राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब टू अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर इन अनदर कैपिलरी ट्यूब हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ इट। कह रहे हैं एक कैपिलरी ट्यूब में वाटर कितना राइज होता है, और जो दूसरी ट्यूब है जिसका रेडियस 1/3 है, हाउ मच वाटर विल राइज, कितना वाटर उसमें राइज करेगा। यानी पहली ट्यूब में वाटर कितना राइज किया, 2 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस r मान लो। दूसरी ट्यूब का रेडियस है r/3, तो उसमें कितना राइज करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसको, पहली ट्यूब में जितना राइज हो रहा है वो हमें पता है, दूसरी ट्यूब में कितना राइज करेगा ये हमें बताना है। तो इसको आपको मैंने बताया भी था, H इज इक्वल टू बोलो 2t cos थीटा बाई r रो जी होता है। अगर यहां पे ध्यान से देखा जाए तो H इंटू आर बोलो कांस्टेंट होता है, पक्की बात है, यानी H1R1 इज इक्वल टू, ये चीज याद आ रही कि नहीं आ रही है, H1 कितना है 2 सेंटीमीटर, R1 को R लिख दो, H2 निकालना है, और R2 कितना है भाई 1/3 r/3। तो बेटा H2 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, पक्की बात है। आगे पढ़ो, इफ द फर्स्ट कैपिलरी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कैपिलरी है वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है विद द वर्टिकल, यानी कि ये एंगल कितना है 60 डिग्री, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ वाटर इन द ट्यूब। देखो आपसे ये पूछ रहे हैं, यहां तक अगर वाटर भरा है तो ये हाइट कितनी होगी, स्लैंट हाइट, बोलो यार ये कितना होगा, जबकि आपको पता क्या है, आपको पता है ये वाला हाइट, आपको ये पता है ये h है, ठीक है, और ये एंगल 60 है, तो भैया ये कितना होगा 30। बोलो कौन सा क्या लगाएं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, sin 30, sin 30 बोलो h बाई, तो L कितना होगा h अपॉन, बोलो h कितना है पहली ट्यूब में 2 सेंटीमीटर, तो 2 बटे, यानी कि कितना राइज करेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट हो बताओ भाई, तो चेक करिए जरा। पहला आंसर कितना था 6 सेंटीमीटर और दूसरा 4 सेंटीमीटर। तो इसी वैरायटी के न्यूमेरिकल्स आपको फ्लूइड चैप्टर में मिलेंगे, इसके बाहर नहीं मिलेगा, राइट। तो इस सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे।